कैसे हैं दोस्त। अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोगों ने एडिटेरिया के 5000 सीरीज चला रखा है, उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान भी चला रहा हूँ। केमिस्ट्री सीरीज आपने देखा होगा, वन लाइनर अप्रोच के साथ जो इसमें किरण पब्लिकेशन का दिया हुआ है ये सामान्य ज्ञान, इसका केमिस्ट्री पार्ट स्टार्ट किया हूँ। केमिस्ट्री पार्ट में हम लोगों ने देख चुका हूँ। हम लोगों ने देखा है कि प्रकृति एवं वर्गीकरण, पदार्थ का जो प्रकृति एवं वर्गीकरण ये देख लिया हूँ, और परमाणु संरचना ये भी देख लिया, और गैस नियम, ये तीनों जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। क्या है टॉपिक? टॉपिक का नाम है रेडियो सक्रियता। क्या है नाम? रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता को देखने के बाद अगली वीडियो में हम लोग तत्वों का वर्गीकरण को देखेंगे, लेकिन अभी रेडियो की सक्रियता को देखते हैं। रेडियो की सक्रियता को देखने से पहले हम लोग जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो इनको सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को समय समय पर जब भी कोई नए वीडियो डाला जाए तो उनको आप लोगों तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों में जो है इसे शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता है क्या, ये देखिए। रेडियो सक्रियता को हम लोग देखते हैं 1896 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकेरल ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया। पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार जो है कौन किया है? हेनरी बेकेरल ने किया है। कब किए हैं? तो 1896 ईस्वी को। अब देखिए, कुछ पदार्थ हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि स्वतः एक प्रकार के वेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं। भेदी मतलब आर पार जो ये पार कर जाए वैसा किरण जो है वो उत्सर्जित करते हैं। अगला देखते हैं, ऐसे पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ और पदार्थों का स्वतः वेदी किरणें उत्सर्जित करने का गुण रेडियो सक्रियता कहलाता है। रेडियो सक्रियता है क्या? देखिए, रेडियो सक्रियता वो है जैसे कि कोई पदार्थ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ और पदार्थों का स्वतः वेदी किरणें जो होते हैं उत्सर्जन करने का गुण जिसमें होगा वो रेडियो सक्रियता कहलाएगा। रेडियो सक्रियता देख लीजिए, इसमें क्या है? अल्फा, बीटा और गामा किरणों का नामकरण जो है लॉर्ड रदरफोर्ड ने किया था 1902 में। ये भी रेडियो सक्रियता किरणें हैं, जो कि क्या? अल्फा, बीटा और गामा किरणों का नामकरण कौन किया था? 1902 ईस्वी में लॉर्ड रदरफोर्ड। कौन किया था? लॉर्ड रदरफोर्ड ने किया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि गुणधर्म क्या है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें या गामा किरणें, ये तीनों का प्रकृति देखते हैं। गुणधर्म मतलब प्रकृति के अनुसार से ये क्या है? प्रकृति के अनुसार से देखिए, अल्फा किरण जो है ये किरणें धनावेशित अल्फा कणों से मिलकर बनी है। प्रकृति में क्या है? धनावेशित अल्फा कणों से मिलकर बनी है ये किरणें। और जबकि बीटा किरणें जो है ऋणावेशित कण के वास्तविक में इलेक्ट्रॉन है। ऋणावेशित कण वास्तव में इलेक्ट्रॉन है। बीटा किरणें ऋणावेशित होता है, सीधा शब्द में याद रखें, और अल्फा कण धनावेशित होता है। गामा कण देखिए क्या है? विद्युत चुंबकीय कम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंगे है। विद्युत चुंबकीय कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश तरंगे हैं इसमें। अब वेग देखिए, वेग गुणधर्म क्या? वेग के अनुसार से देखिए, प्रकाश के वेग का 10वां भाग होता है अल्फा किरण। प्रकाश का वेग होता है क्या? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका 10वां भाग मतलब 3 × 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड जो है ये अल्फा किरणों का, आप कह सकते हैं अल्फा किरण का वेग होता है। प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है बीटा का वेग। क्या होता है? लगभग बराबर होता है बीटा किरणों का वेग। अब देखते हैं गामा किरण। देखते हैं गामा किरण क्या है? प्रकाश के वेग के बराबर। मतलब अब हम कह सकते हैं कि अल्फा किरण जो है 10वां भाग होता है प्रकाश के वेग का, जबकि प्रकाश के वेग के बराबर लगभग होता है बीटा किरण, और गामा किरण तो प्रकाश के वेग के बराबर ही होते हैं। द्रव्यमान में देखिए क्या है? द्रव्यमान में अल्फा किरण होगा 6.67 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। कितना है? 6 × 67 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। बीटा किरण क्या हो जाएगा? 9.11 गुना 10 के पावर -29 ग्राम।
लगभग नगण्य के बराबर, जबकि ये शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गामा किरणों का जो द्रव्यमान होता है क्या होता है? शून्य होता है। अब चलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा के अनुसार से देखते हैं अल्फा किरण। गतिज ऊर्जा के अनुसार से अगर देखेंगे, द्रव्यमान अधिक होने के कारण अधिक गतिज ऊर्जा होगा। द्रव्यमान अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगा। द्रव्यमान कम होने के कारण कम गतिज ऊर्जा, जबकि ये गामा किरण जो है इसका द्रव्यमान कम है तो इसका गतिज ऊर्जा भी जो है नगण्य या शून्य के बराबर होगा। भेदन क्षमता, भेदन शक्ति देखिए, ये किरणें 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है। किसको भेद सकती है? 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है, तथा इनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है। याद रखेंगे, अल्फा किरण जो होता है वो अल्फा किरण जो है वो इनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है, जबकि गामा किरण का भेदन क्षमता देखेंगे तो अल्फा किरण से 100 गुना अधिक भेदन क्षमता होती है। जबकि ये बीटा किरण होगा, बीटा किरण क्या होगा? अल्फा किरण से 100 गुना अधिक भेदन क्षमता होगा। अगर गामा किरण देखेंगे तो ये किरणें 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है। मतलब भेदन शक्ति सबसे अधिक किसका हो जाएगा? गामा किरण की हो जाएगी, जबकि सबसे कम अल्फा किरण की हो जाएगी। आगे चलते हैं, विद्युत शक्ति का प्रभाव देखते हैं। ऋणावेशित का ये धनावेशित होता है तो ये ऋणावेशित की ओर आकर्षित होगा, और अल्फा बीटा किरण अगर ऋणावेशित होता है तो ये धनावेशित की ओर आकर्षित होगा। स्वाभाविक है, ये न्यूट्रल था तो ये अप्रभावित होगा, किसी की तरफ आकर्षित नहीं होगा। आगे देखते हैं, जिंक सल्फाइड प्लेट पर प्रभाव। जिंक सल्फाइड प्लेट पर प्रभाव जो होगा प्रदीप्त उत्पन्न करेगी। प्रदीप्त जानते हैं वैसे पदार्थ जो किसी के द्वारा मतलब प्रकाश की किरणों के अनुपस्थित में भी वो उजाला महसूस करवाए, वो प्रदीप्त होता है। तो अल्फा किरण क्या हो जाएगा? प्रदीप्त उत्पन्न करता है, जबकि ये बीटा किरण जो होगा अल्फा कणों से कम प्रदीप्त उत्पन्न होती है। ये सबसे कम प्रदीप्त उत्पन्न करती है कौन? गामा किरण। गैसों को आयनित करने की क्षमता देखिए, गैसों को अगर आयनित करने की क्षमता होगा गामा से 10.000 गुना अधिक होगा। गामा किरणों से 10 गुना अधिक होगा। गामा किरणों से 100 गुना अधिक होगा किसका? बीटा किरण का। अल्फा किरण 10 गुना होगा तो ये 100 गुना होगा, जबकि ये गैसों को बहुत ही कम आयनित करता है। गामा किरण क्या होता है? कम आयनित करता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव देखिए क्या है। फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर प्रभाव देखेंगे अल्फा किरण का तो ये क्या है? सबसे अधिक काला रंग देती है। गामा किरण बीटा किरण क्या है? अल्फा किरणों से कुछ कम काला करती है, बहुत कम काला करती है। कौन? गामा किरण। गामा किरण बहुत कम काला करती है, जबकि बीटा किरण अल्फा से कम करती है, जबकि गामा किरणों से अधिक काला करती है। और सबसे अधिक काला करता है कौन? अल्फा किरण। आगे देखते हैं, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी क्या होता है? रेडियो सक्रियता का जो इकाई है वो क्या होता है? क्यूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि यह किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की वह मात्रा है जो प्रति सेकेंड 3.70 गुना 10 के पावर 10 विघटित होती है, क्यूरी कहलाती है। याद रखेंगे, यह किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की वह मात्रा है जो प्रति सेकेंड 3.70 गुना 10 के पावर 10 विघटित होती है, इसको क्या? क्यूरी कहते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई याद रखेंगे क्यूरी है, बहुत बार पूछा गया है, रेलवे के बहुत वनडे एग्जाम में भी देखने को मिलता है। आगे है, किसी तत्व के ऐसे समस्थानिक जिनके नाभिक स्वतः विघटित होकर सक्रिय किरणें उत्सर्जित करती है, रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाती है। क्या कहलाता है? रेडियो सक्रिय समस्थानिक। कौन कहलाएगा? किसी तत्व के ऐसे समस्थानिक जिनके नाभिक स्वतः विघटित होकर सक्रिय किरणें उत्सर्जित करती है, वो क्या कहलाएगा? रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाएगा। आगे देखते हैं, रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। देख लीजिए, रेडियो सक्रियता का अगर मापते हैं आप तो वो हो जाएगा जीएम काउंटर। कौन हो जाएगा? जीएम काउंटर।
आगे देखते हैं, सभी प्राकृतिक रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जन के बाद सीसा में बदल जाता है। बहुत बड़ी है ये वन लाइनर। सभी प्राकृतिक रेडियो एक्टिव किरणें उत्सर्जन के बाद सीसा में बदल जाता है। सॉरी। अब देखते हैं रेडियो सक्रियता के उपयोग। देखिए यहाँ कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हाइड्रोजन बम बनता है। रेडियो सक्रियता जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हाइड्रोजन बम बनता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिएगा, इसी का अगर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान करेंगे तो हाइड्रोजन बम बन जाएगा इससे, रेडियो सक्रियता का उपयोग करते हुए। अगर इसी का नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से नियंत्रित करेंगे तो इसको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे है रेडियो सक्रियता समस्थानिक। रेडियो सक्रियता समस्थानिक का अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे रेडियो एक्टिव समस्थानिक, देखिए सोडियम का जो 24 है ये रुधिर परिसंचरण तंत्र का विकार ज्ञात करता है। रुधिर होता है ब्लड, रेस्पिरेटरी से ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके विकार ज्ञात करने के लिए सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। P32 का उपयोग रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों, कैंसर, ल्यूकेमिया आदि के उपचार में प्रयोग किया जाता है। P32 I131 का उपयोग जो होता है थायराइड का विकार ज्ञात करने और थायराइड कैंसर का उपचार करने के लिए I131, आयोडीन 131 हो गया, उसका उपयोग करते हैं। फेरस 59 का उपयोग और रक्तता का रोग ज्ञात करने में करते हैं। और रक्तता जिसको कि रक्त की कमी हो जाती है उसको और रक्तता कहते हैं। पूछा भी जाता है Fe59 बोलेंगे तो फेरस 59 का जो प्रयोग और रक्तता रोग के ज्ञात करने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है वनडे एग्जाम में। कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन 14 देखिए सबसे बड़ा है, अजीवी कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने में तथा फोटोसिंथेसिस के अध्ययन में इसका उपयोग करते हैं कार्बन 14 का। अब देखिए रेडियो समस्थानिक। रेडियो समस्थानिक का प्रयोग प्राचीन तत्वों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, जैसे जीवाश्म मृत पौधे आदि की आयु का अंकन कार्बन के द्वारा किया जाता है। इसे कार्बन द्वारा आयु अंकन करते हैं। अब आते हैं गामा किरणों का उपयोग कीटाणुओं आदि हानिकारक चीज़ों को नष्ट करने में किया जाता है। गामा किरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कीटाणुओं आदि हानिकारक चीज़ों को नष्ट करने में किया जाता है। औषधियों में देखिए, औषधियों में भी तुरंत पढ़े हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 का ग्रंथि रोग जानते हैं, थायराइड में उपयोग करते हैं आयोडीन 131 का। कोबाल्ट 60 का कैंसर में अभी तुरंत पढ़े हैं। फास्फोरस 32 का ल्यूकीमिया रोग में निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि की पुष्टि हेतु हम लोग देखेंगे अनेक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की पुष्टि के लिए कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के समस्थानिक उपयोग प्रयुक्त होते हैं। क्या होता है? अनेक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का पुष्टि के लिए कार्बन का उपयोग होगा या नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन के समस्थानिक का उपयोग होता है। कृषि में भी देखिए रेडियो एक्टिव का समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग पौधे द्वारा भोजन, उर्वरक ग्रहण करने और प्रकाश संश्लेषण तथा इनके रोगों के अध्ययन में किया जाता है। आप देखे होंगे कृषि में भी इसके रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन तत्वों के अध्ययन विधि में समस्त कार्बन पदार्थों में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 की कुछ मात्रा होती है, जिसका प्रयोग करते हुए हम उसके आयु का निर्धारण भी करते हैं। कार्बन 14 धीरे धीरे मृत कार्बनिक पदार्थ में विघटित होता है। कार्बन 14 जो है धीरे धीरे मृत कार्बनिक पदार्थ में विघटित होता है। मृत पदार्थ जैसे लकड़ी, चट्टानों आदि में कार्बनिक बीटा एक्टिवता का अध्ययन कर हम उनकी आयु निकालते हैं। याद रखेंगे बीटा एक्टिवता, कार्बन के बीटा एक्टिवता, बीटा कण पर ध्यान देते हैं
वहाँ से हम इसके आयु का निर्धारण करते हैं। अगर हम कार्बन का उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी, चट्टानों आदि की कार्बनिक विधि द्वारा जब हम उसका अध्ययन करते हैं, उसमें आयु निकालने के लिए वो बीटा एक्टिवता का उपयोग करते हैं। उसमें पृथ्वी और खनिज की आयु ज्ञात करने की में यूरेनियम लेड डेटिंग का पृथ्वी और किसी खनिज की आयु निकालने में प्रयोग करते हैं। किसका? यूरेनियम लेड डेटिंग पद्धति का। उद्योग में देखिए, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जमीन के अंदर दबे पाइपों द्वारा दूर स्थानों पर विभिन्न तेलों को भेजने के लिए प्रयुक्त होते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जमीन के अंदर दबे पाइपों द्वारा दूर स्थानों पर विभिन्न तेलों को भेजने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे ये रबर, कागज तथा धातु, ये रबर, कागज तथा धातु की चादरों की मोटाई ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। ये रबर हुआ, कागज हुआ तथा धातुओं की चादर की मोटाई ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। रेडियो कोबाल्ट तथा रेडियो टंगस्टन, रेडियो कोबाल्ट और रेडियो टंगस्टन जो है मशीनों में होने वाली क्रैक्स तथा हवाई जहाज के टूटने का पता लगाने में प्रयुक्त होते हैं। रेडियो कोबाल्ट या रेडियो टंगस्टन का प्रयोग करते हैं हम लोग। वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन क्या होगा? वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। हम लोग देखते हैं विद्युत ऊर्जा में ये इसी का प्रयोग करते हैं, रेडियो विखंडन का। आगे देखते हैं कि विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। वही अभी तुरंत बोले आपको कि विखंडन के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होता है वही नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। यूरेनियम से जो बिजली निकालते हैं नाभिकीय विखंडन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक अनियंत्रित प्रक्रिया और एक नियंत्रित प्रक्रिया। अनियंत्रित प्रक्रिया जो होता है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया, जब किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है तो विखंडन प्रक्रिया की दर बहुत तीव्र होती है, जिस कारण कुछ ही क्षणों में प्रचंड विस्फोट हो जाता है। परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया होती है। ये नाभिकीय विखंडन जो है, इसमें परमाणु बम में जो प्रयोग करते हैं हम लोग, परमाणु बम बनाने में, उसमें अनियंत्रित करते हैं। जबकि देखिए नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया कहाँ उपयोग किया जाता है? नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया जो हम लोग उपयोग करते हैं, इस श्रृंखला प्रक्रिया में नाभिकीय विखंडन कृत्रिम उपायों द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। नियंत्रित विखंडन क्रिया मंद चाल से होती है। नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया जो होता है वो मंद चाल से होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर क्रियाएं नियंत्रित परिस्थितियों में कराई जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर का रिएक्ट करवाया जाता है वो नियंत्रित परिस्थितियों में कराई जाती है। वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो बहुत हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। अभी पढ़े नाभिकीय विखंडन। अब देखिए नाभिकीय संलयन क्या है? दो हल्के अगर नाभिक है तो वो अगर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाता है तो वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। इसी को हम लोग आगे देखते हैं, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस पे होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग देखिए, हम लोग नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं? मानव समाज की सेवा के लिए, मानव समाज की सेवा में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया स्वप्रजननी होने के कारण ऊर्जा प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके शांतिमय उपयोग निम्नलिखित है। नाभिकीय ऊर्जा का जो शांतिमय उपयोग है निम्नलिखित है। देखिए कौन कौन है? पहला, विद्युत शक्ति का उत्पादन। इसमें नाभिकीय का क्या कहते हैं, विखंडन का उपयोग करते हैं। ये जहाज, वायुयान, पनडुब्बी और रेल चलाने में नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करके उसका उपयोग करते हैं। रॉकेट उड़ाने में भी करते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उनके स्वतः विघटन के गुण के कारण चिकित्सा, कृषि, रासायनिक विश्लेषण, जीव रसायन अनुसंधान इत्यादि कई क्षेत्रों में उपयोग
किया जाता है, क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में। किसमें देखिए, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उनके स्वतः विघटन के गुण के कारण चिकित्सा, कृषि, रासायनिक विश्लेषण, जीव रसायन अनुसंधान इत्यादि कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग विध्वंसक कार्यों में। विध्वंसक कार्यों में देखिए हम लोग क्या क्या देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग कुछ विध्वंसक कार्यों में भी हो रहा है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम तथा अन्य परमाणु हथियार इसके उदाहरण है। विध्वंसक कार्यों में भी कहीं इसका अच्छा उपयोग भी किया जा रहा है, कहीं इसका बुरा उपयोग भी देखने में मिल रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी इनका तीसरा टॉपिक जो कि था रेडियो सक्रियता, इसको समाप्त किया। आप लोग अभी जुड़े हुए हैं सृष्टि अध्ययन संस्थान में। किससे जुड़े हुए हैं? सृष्टि अध्ययन संस्थान में। ये आप लोगों की जनरल स्टडीज़ को मजबूत करने का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जनरल स्टडीज़ को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, उसके प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उनका मैं प्लेलिस्ट का जो है लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूं, ताकि आप लोग आसानी से प्लेलिस्ट तक पहुंच पाए और अपने अनुसार से उनको देखते हुए सभी चीज़ों को पूरा करें, ताकि आप लोगों की पढ़ाई और भी तीव्र गति पकड़ सके और अच्छे मुकाम को हासिल कर सके। आपके बीच अभी सृष्टि अध्ययन संस्थान के माध्यम से आपका अपना भाई मुन्ना यादव जो है आपके बीच केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर रेडियो सक्रियता लेके आया था। आगे हम लोग देखेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण को देखेंगे। क्या देखेंगे? तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण जब देखेंगे तो हम लोग 5 कक्षाओं के दौरान हम लोगों ने ये पाँचों को पूरा कर पाएंगे। फिर हम लोग एक संतुष्टि के साथ आगे बढ़ते हुए इनको अनवरत चलाएंगे और कोशिश जारी है। कुछ तैयारियों में लगने के कारण और कुछ कामों के कारण नहीं आ पाते हैं और भी सब्जेक्टों के साथ। मेरी कोशिश है कि अन्य विषयों की भी प्लेलिस्ट बनाएं और उनको भी वनलाइनर के रूप में ही सही लेकिन अच्छे से उनको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना भाई मुन्ना यादव आपके बीच केमिस्ट्री क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में फिर तत्वों के वर्गीकरण के साथ आपसे पुनः हाजिर होते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।